अच्छा दोस्तों, मैं आपसे अगर पूछूं कि सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश का जो नेशनल सिंबल है वो क्या होगा, आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे और कहोगे यार किसी इस्लामिक इतिहास से जुड़ा हुआ ही कोई चिन्ह होगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं। इंडोनेशिया का जो नेशनल सिंबल है वो है गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। इतना ही नहीं, वहां आज भी रामायण का मंचन होता है, बच्चों को उसकी कहानियां पढ़ाई जाती हैं और वहां करीब 1100 साल पुराना एक विशाल शिव मंदिर आज भी खड़ा है, जिसका नाम है प्रम्बानन। और इसी मंदिर के संरक्षण और पुनर्स्थापन में भारत इंडोनेशिया की मदद करेगा। यानी भारत अपने पुरातत्व विशेषज्ञ भेजेगा, वैज्ञानिक तकनीक लगाएगा और उस मंदिर को दोबारा उसकी पुरानी पहचान दिलाने में भी मदद करेगा। लेकिन भाई, भारत को क्या जरूरत पड़ी है मदद करने की? इंडोनेशिया में भी हिंदुत्व की राजनीति का क्या फायदा उठाना चाहते हैं, या इसके पीछे छिपी है कोई हिडन जियोपॉलिटिक्स? इसका जवाब जानने के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। देखिए दोस्तों, उस समय हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में जो ये रूट था वो सबसे ज्यादा बिजनेस के लिए यूज किया जाता था। भारत के व्यापारी समुद्र पार करके साउथ ईस्ट एशिया पहुंचा करते थे। वो सिर्फ मसाले, कपड़े और व्यापार नहीं करते थे, बल्कि अपनी भाषा, ज्ञान, कला और संस्कृति को भी लेकर वहां जाते थे। धीरे धीरे संस्कृत वहां पहुंची, हिंदू और बौद्ध दर्शन भी पहुंचे, रामायण और महाभारत की कहानियां भी पहुंची और भारतीय मंदिरों की वास्तुकला भी वहां पहुंचती रही। इसी सांस्कृतिक आदान प्रदान के दौरान जावा द्वीप पर एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य उभरा। इस साम्राज्य ने 9वीं शताब्दी में प्रम्बानन मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर भगवान शिव, विष्णु और भगवान ब्रह्मा को समर्पित था। उस समय पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे भव्य मंदिरों में गिना जाता था। यानी भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सिर्फ व्यापार का नहीं था, बल्कि संस्कृति और सभ्यता का भी था। यही वजह है कि प्रम्बानन मंदिर को सिर्फ इंडोनेशिया की धरोहर नहीं, बल्कि भारत और इंडोनेशिया की शेयर्ड सिविलाइजेशनल हेरिटेज माना जाता है। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय बदला, राजवंश बदले, जावा में इस्लाम का प्रभाव बढ़ा और धीरे धीरे प्रम्बानन मंदिर वीरान होता चला गया। कई भूकंप आए, ज्वालामुखी फटे और सदियों तक यह मंदिर खंडहर बनकर ऐसे ही पड़ा रहा। बाद में डच आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे फिर से खोजा और 20वीं शताब्दी में इसका संरक्षण शुरू हुआ। लेकिन इतना विशाल मंदिर परिसर आज तक पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया। मुख्य मंदिर तो खड़े कर दिए गए, जो आप ये 3 मंदिर देख रहे हैं, जो समर्पित है भगवान विष्णु को, भगवान शिव को और भगवान ब्रह्मा को। लेकिन आसपास बने जो लगभग 200 से ज्यादा छोटे मंदिर हैं, वो आज भी टूटे हुए हैं। यहीं से शुरू होती है भारत की एंट्री। लेकिन देखिए, उससे पहले आधुनिक भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती को भी समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि भारत और इंडोनेशिया की नजदीकी हाल के सालों में बढ़ी है, लेकिन सच इससे कहीं पुराना है। जब इंडोनेशिया डच कॉलोनियलिज्म के खिलाफ अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब भारत उन शुरुआती देशों में था जिसने खुलकर उसका समर्थन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों नेताओं का सपना था कि एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देश किसी महाशक्ति के मोहरे ना बने, बल्कि अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए। इसी सोच ने 1995 में ऐतिहासिक बैंडुंग कॉन्फ्रेंस को जन्म दिया, जहां एशिया और अफ्रीका के देशों ने पहली बार एक साझा मंच पर खड़े होकर कॉलोनियलिज्म और महाशक्तियों की राजनीति को चुनौती दी। भारत और इंडोनेशिया उस आंदोलन के 2 सबसे बड़े चेहरे थे। यानी दोनों देशों का रिश्ता सिर्फ प्राचीन इतिहास से नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास से भी उतना ही गहरा रहा है। लेकिन इसके बाद दुनिया बदल गई, कोल्ड वॉर आया, ग्लोबल पॉलिटिक्स बदली और भारत का ध्यान लंबे समय तक अपने पड़ोस तक सीमित रहा। फिर 1991 में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने रिश्तों को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया। 2014 के बाद यही नीति और आगे बढ़ी और उसका नाम पड़ा एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब भारत सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहता था, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी भी मजबूत करना चाहता था। और शायद यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 में इंडोनेशिया पहुंचे, तो उन्होंने सिर्फ एक मंदिर नहीं देखा, उन्होंने उस रिश्ते के सबसे मजबूत प्रतीक को चुना, जिसने दोनों देशों को सदियों से जोड़कर रखा है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। भारत इस मंदिर को बहाल करके आखिर हासिल क्या कर लेगा? क्या यह सिर्फ संस्कृति है, या इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी छुपी हुई है? असल में इस पूरी कहानी की शुरुआत पीएम मोदी की यात्रा से नहीं, बल्कि 2025 में भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट से होती है। उसी बैठक में दोनों देशों ने तय किया था कि भारत प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और तकनीकी मदद के लिए साथ देगा।
इसके बाद भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम इंडोनेशिया पहुंची। उसने पूरे मंदिर परिसर का सर्वे किया, पत्थरों को स्टडी किया और एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की। यानी ये कोई अचानक लिया गया राजनीतिक फैसला नहीं था। लेकिन इंडोनेशिया ने भारत को ही क्यों चुना? देखिए, दुनिया में कई देश है जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, फिर भी भारत को ही क्यों चुना इंडोनेशिया ने? यह सवाल अभी भी सबसे बड़ा बना हुआ है, जिसको हम आगे डिकोड करेंगे। हमारे साथ वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। उसकी वजह है भारत का एक्सपीरियंस। जी हां, एएसआई सिर्फ भारत के किले और मंदिरों को ही नहीं संभालता। पिछले कुछ सालों में भारत कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट, वियतनाम के मायसोन, लाओस के वाट फू और एशिया के कई दूसरे ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण में भी मदद कर चुका है। यही वजह है कि आज भारत को दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो हजारों साल पुराने स्मारकों को दोबारा खड़े करने का योगदान अपना दे रहा है और उसको सबसे ज्यादा अनुभव है। और प्रम्बानन का काम आसान नहीं, आपको लग रहा होगा आसान है। बने रहिए वीडियो में, इसके बारे में भी आपको समझाएंगे कि आसान क्यों नहीं है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि शायद कुछ टूटे हुए पत्थर जोड़ने हैं, इसलिए शायद आसान होगा काम। लेकिन देखिए, हकीकत इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। प्रम्बानन मंदिर परिसर में हजारों पत्थर अलग अलग जगह बिखरे पड़े हैं। कुछ नहीं पता कौन से मंदिर का कौन सा पत्थर है। कई पत्थर ऐसे हैं जिनके बारे में आज तक किसी को कुछ भी नहीं पता कि वो किस मंदिर का हिस्सा थे। सोचिए, अगर आपके सामने हजारों पीस वाला एक जिगसॉ पजल रख दिया जाए और उसका डिब्बा भी गायब हो, तो उसे जोड़ना कितना मुश्किल होगा। प्रम्बानन का संरक्षण भी कुछ ऐसा ही है। यही वजह है कि भारत यहां एनास्टिलोसिस नाम की तकनीक का इस्तेमाल करेगा। इसमें कोशिश होती है कि नई चीजें जोड़ने की बजाय उसी पुराने पत्थर का अधिकतम इस्तेमाल किया जाए। यानी मंदिर को नया नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उसकी असली पहचान को बचाते हुए उसे फिर से खड़ा किया जाएगा। इंडोनेशिया को अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेने पर भी विचार करना पड़ेगा, और विचार कर भी रहा है इंडोनेशिया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन सा पत्थर किस हिस्से का है। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, भारत को इससे मिलेगा क्या? अगर आप सोच रहे हैं कि भारत को इस मंदिर से पैसे मिलेंगे या इससे भारत की जीडीपी अगले साल बढ़ जाएगी, तो जवाब है भाई साहब नहीं। तो फिर क्या? इसका जवाब एक शब्दों में छिपा है भाई, सॉफ्ट पावर। दुनिया में दो तरह की ताकत होती है। पहली होती है हार्ड पावर, यानी सेना, मिसाइल, युद्ध और हथियार। दूसरी होती है सॉफ्ट पावर, यानी ऐसा प्रभाव जिसमें सामने वाला देश आपकी बात इसलिए सुने क्योंकि वो आप पर भरोसा करता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपका कोई दोस्त हमेशा मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहता है, तो जब उसे आपकी जरूरत होगी, आप सबसे पहले उसके लिए खड़े होंगे, वो आपके लिए खड़ा होगा। दोनों को एक दूसरे की याद आएगी। ऐसा ही इन दोनों देशों के बीच भी रिश्ता उभर रहा है। जो देश दूसरे देशों की संस्कृति, विरासत और पहचान का सम्मान करते हैं, उसके साथ राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी करना आसान हो जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्रा में प्रम्बानन मंदिर सिर्फ एक पड़ाव नहीं था। उसी यात्रा में भारत और इंडोनेशिया ने लगभग 20 बड़े समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। भारत इंडोनेशिया को अतिरिक्त ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें देगा। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया भारत की स्वदेशी अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइल खरीदने वाला पहला विदेशी देश बनने जा रहा है। यानी भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि उन्हें एक्सपोर्ट करने वाली ताकत भी बन रहा है। इसके अलावा दोनों देशों ने साबांग पोर्ट को विकसित करने पर भी सहमति बनाई है। यह बंदरगाह मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब है, जहां से भारत और चीन के समुद्री व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। जो देश इस समुद्री रास्ते पर प्रभाव रखेगा, उसकी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी उतनी ही बढ़ेगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर बात आई निकेल और रेयर अर्थ मिनरल्स की। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े निकेल भंडार वाले देशों में है, और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बैटरियों और हाईटेक इंडस्ट्री की पूरी दुनिया इन्हीं मिनरल्स पर निर्भर रहने वाली है। अब जरा पूरी तस्वीर को एक साथ देखिए। एक तरफ भारत मंदिर का संरक्षण कर रहा है, दूसरी तरफ वही भारत मिसाइल बेच रहा है, समुद्री बंदरगाह विकसित कर रहा है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जोड़ रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स में निवेश कर रहा है। अगर इन सभी घटनाओं को अलग अलग देखा जाएगा तो वो एक जनरल एग्रीमेंट लगेंगे इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन जब इन्हें एक साथ रखा जाए तो यहीं से चीन की कहानी भी शुरू हो जाएगी। आज चीन पूरे एशिया में अरबों डॉलर खर्च करके सड़कें, रेल लाइनें और पोर्ट्स बना रहा है, ताकि इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जा सके। भारत भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, लेकिन उसका तरीका जो है वो अलग है। भाई, चीन कहता है मैं तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, भारत कहता है मैं तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी दूंगा, मिसाइलें भी दूंगा, सब दूंगा, मैं तुम्हारे इतिहास और पहचान का सम्मान भी करूंगा, क्योंकि हमारी कहानी हजारों साल पुरानी है। यही वजह है कि आज विदेश नीति के जानकार इसे हेरिटेज डिप्लोमेसी कहते हैं, यानी इतिहास और संस्कृति को
कूटनीति का हिस्सा बनाना। और शायद यही वजह है कि प्रम्बानंद मंदिर का रिस्टोरेशन किसी मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराने रिश्तों का पुनर्जीवन है। करीब 2000 साल पहले भारत के व्यापारी समुद्र पार करके जावा पहुंचे थे। उनके हाथ में हथियार नहीं थे, उनके साथ संस्कृति थी, रामायण थी, वास्तुकला थी और ज्ञान था। आज 1000 साल बाद भारत फिर उसी धरती पर लौटा है। इस बार व्यापारियों की जगह ASI के विशेषज्ञ हैं, जहाजों की जगह डिप्लोमेसी है और पर्पस वही है, रिश्तों को फिर से मजबूत करना। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये हेरिटेज डिप्लोमेसी इंडिया के लिए काम करेगी? क्या हम चीन को घेर पाएंगे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।